नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय खिलाड़ियों ने 19वें एशियन गेम्स के 9वें दिन दमदार प्रदर्शन किया। सोमवार को भारतीय खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीते। इनमें से 5 मेडल एथलीट्स ने दिलाए। सुबह स्केटर्स ने 2 ब्रॉन्ज दिलाए। इसके बाद दोपहर होते होते टेबल टेनिस के विमेंस डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मिला। फिर शाम में एथलेटिक्स के इवेंट शुरू हुए। विमेंस में 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट में भारत के लिए पारुल चौधरी ने सिल्वर और प्रीति ने ब्रॉन्ज जीता। इसके अलावा विमेंस लॉन्ग जंप में 6.63 मीटर की जंप के साथ भारत की एनसी सोजन ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह सोजन का पर्सनल बेस्ट भी था। इसके अलावा भारत के मोहम्मद अनस, जिस्ना मैथ्यू, ऐश्वर्या मिश्रा, सोनिया वैश्य, मोहम्मद अजमल ने मिक्स रिले में ब्रॉन्ज जीता। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। अब उसने बांग्लादेश पर 12-0 के अंतर से शानदार जीत दर्ज कर ली है और इसके साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम बुधवार को सेमीफाइनल मैच खेलेगी। बता दें, भारतीय टीम पूल ए में है और उसने अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई। बता दें, इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर दौरे के दरमियान सोमवार को भूल सुधार की। मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे मोदी ने अपने 28 मिनट के भाषण में 2 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया और कांग्रेस के नाम का उल्लेख महज 1 बार किया। हालांकि नाम लिए बगैर कांग्रेस को उन्होंने जमकर कोसा। बता दें, पिछली बार 25 सितंबर को पीएम मोदी ने अपने लंबे भाषण में मोदी ने एक भी मर्तबा राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया था और कांग्रेस का 44 बार नाम लिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया था और विश्लेषकों ने भी उठाया क्योंकि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और लाडली योजना का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि इस बार उन्होंने कांग्रेस के नाम से बचकर अपनी भूल सुधारने की कोशिश की। मध्य प्रदेश को लेकर एक के बाद एक सर्वे आ रहे हैं। अब पीक्स मीडिया न्यूज़ 24 के ताज़ा सर्वे में भाजपा को कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जो बहुमत से काफ़ी कम है। इस चैनल ने इससे पहले कुछ माह में एक सर्वे किया था, जिसकी तुलना में भाजपा इस बार 15 सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतनी ही सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान अब भी मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पसंदीदा चेहरा हैं। शिवराज सिंह को 44.2%, जबकि कमलनाथ को 44.1% सीएम के तौर पर पसंद बताया गया है। चुनाव होने पर भाजपा को 48% और कांग्रेस को 43% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। पीक्स मीडिया न्यूज़ 24 के मध्य प्रदेश को लेकर आए सर्वे में कुल 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 115 से 122, जबकि कांग्रेस को 105 से 115 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर वोट परसेंट में बात करें तो बीजेपी को 45.6% और कांग्रेस को 45.1% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। न्यूज़ 24 के सर्वे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है। 43.5% लोगों का मानना है कि इससे राज्य में फायदा होगा। वहीं राज्य में पीएम मोदी का जादू भी बरकरार है, क्योंकि 47.5% लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने से बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि बाकी सर्वे में कांग्रेस को आगे दिखाया गया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो बड़ी जीत हासिल करेगी। सर्वे को गलत साबित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का भी दौरा किया है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल अहम हैं और प्रदेश के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम तय करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के 3 आला राज्यों में जगह बनाए। विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है और ना ही विकास का रोड मैप है। इनका तो बस एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत। अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। राजस्थान में पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में एक बार फिर वसुंधरा राजे को अनदेखा किया। इतना ही नहीं, न राजे को मंच पर बोलने का मौका मिला और न ही खास तवज्जो उन्हें मिली, जो अक्सर प्रदेश में पार्टी की मंचों पर मिला करती है। पीएम मोदी के भाषण में भी पूर्व सीएम राजे का दूर दूर तक जिक्र नहीं था। ये पहली बार नहीं था। पीएम मोदी ने इस बार राजस्थान चुनाव में चेहरा भी पार्टी सिंबल कमल को बताया है। इस बार मंच पर एक और नज़ारा देखने को मिला। पीएम मोदी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जिक्र किया। मंच पर पीएम मोदी का भाषण हुआ, वो वापस मंच पर आए, वहां मौजूद सारे नेताओं को अपने करीब आने का इशारा किया ताकि एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई जा सके।
इसके बाद मोदी ने हाथ जोड़ा, सबको अभिवादन किया, लेकिन वसुंधरा की ओर देखा तक नहीं। इधर महारानी मंच पर अवाक खड़ी रह गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं चला पाई है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। गहलोत जी मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी बचाने में लगी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं की। 5 साल राजस्थान में हर नेता खुद को ही सरकार मान बैठा है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की रैली में कहा कि बीजेपी आएगी और गुंडागर्दी जाएगी, बीजेपी आएगी दंगे रुकवाएगी, बीजेपी आएगी पत्थरबाजी रुकवाएगी, बीजेपी आएगी बेईमानी रुकवाएगी, बीजेपी आएगी महिला सुरक्षा लाएगी, बीजेपी आएगी रोजगार लाएगी, बीजेपी आएगी समृद्ध राजस्थान लाएगी। राजघाट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि हमारे सभी मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि यहां राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और एक भी राजनीतिक नारेबाजी नहीं की। हमने प्लेकार्ड के जरिए सिर्फ 100 दिन रोजगार के पैसे जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो आने वाले वक्त में जोरदार लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई। बीजेपी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, मैदान आपका, रेफरी आपका, लेकिन चुनौती हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आपकी क्षमता कितनी है और आम जनता की क्षमता कितनी है। बिहार में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े सोमवार को सार्वजनिक कर दिए गए हैं। राज्य में 27% पिछड़ा वर्ग है और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। जाति सर्वेक्षण के अनुसार 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति है और 1.68% अनुसूचित जनजाति की संख्या है, जबकि सामान्य 15.52% है। बिहार सरकार द्वारा बनाए गए जाति आधारित सर्वेक्षण में कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। इसके अलावा हिंदू 81.99% हैं, मुसलमान 17.70% हैं, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन की संख्या 1% से भी कम है। बिहार में आज जातिगत सर्वे के आए आंकड़ों के अनुसार जाति में सबसे अधिक 14.26% यादव हैं, ब्राह्मण 3.65% हैं, राजपूत 3.45% हैं, कुर्मी 2.87% हैं और भूमिहार 2.86% हैं। इसके अलावा तेली 2.81% हैं, मूसहर 3.08% हैं, जबकि सबसे कम संख्या 0.6% कायस्थों की है। जाति आधारित सर्वे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब कहा है कि आखिर कौन लोग हैं जो नाला साफ करते हैं, कचरा साफ करते हैं, कौन भूमिहीन है, मजदूरी करते हैं, आर्थिक स्थिति का भी पता चला है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि लोगों को इस सर्वे का फायदा पहुंचाएगी बिहार सरकार। वो बोले, ये आंकड़े अब देश के सामने आ चुके हैं, दौर है आर्थिक न्याय का। सरकार की यही कोशिश होगी कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए विशेष योजना बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर इसे नकारने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री से पूरे देश में इसे कराने की मांग भी की है। तेजस्वी बोले, बीजेपी ने कितनी बाधाएं पैदा करने की कोशिश की। जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तभी यह प्रस्ताव रखा था, हमने यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। आरजेडी के नेता और सांसद मनोज झा ने कहा है, यह ऐतिहासिक दिन है, 2 अक्टूबर है। इस दिन सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बिल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह में हैं। देश की नीतियां और नियत इससे तय होंगी। वहीं बिहार सरकार चला रहे गठबंधन में शामिल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि जातिगत सर्वे के नतीजे जारी होने के बाद अगले चुनाव का एजेंडा तय हो गया है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर कल यानी मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मीटिंग के एजेंडे की बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, कुल मिलाकर सब प्रेजेंट करा देंगे कल एक जगह। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सर्वे की पूरी रिपोर्ट पेश नहीं की है। उनके मुताबिक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के बारे में रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे दावों को ठीक नहीं माना। नीतीश ने कहा कि सब कुछ का जो कराया गया उसे पूरा करके जो रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का भी एक एक परिवार का लेखा जोखा ले लिया गया है। नीतीश कुमार ने कहा, कल की मीटिंग में सब बातों को रख देंगे, सब लोगों की राय लेकर सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे वो कदम उठाएंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों,
कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नज़ीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जाति आधारित जनगणना की आलोचना की है। उन्होंने कहा यह गरीब जनता को भ्रमित और गुमराह करने के लिए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग लंबे समय तक बिहार पर शासन कर रहे हैं उन्हें सबको बताना चाहिए कि उन्होंने राज्य के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। गिरिराज ने कहा उन्हें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव द्वारा किए गए काम का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने जाति सर्वेक्षण की ये रिपोर्ट जारी की है जो जनता के बीच भ्रम पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक ऐतिहासिक क्षण है, दर्शकों के संघर्ष का प्रतिफल है। अब सरकार की नीतियां और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। कांग्रेस ने भी बिहार की जातिगत सर्वे का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि बिहार सरकार ने अभी राज्य में कराए गए जाति आधारित सर्वे के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस पहल का स्वागत करते हुए और कांग्रेस सरकार द्वारा कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में इसी तरह के पहले के सर्वेक्षणों को याद करते हुए कांग्रेस अपनी मांग दोहराती है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राष्ट्रीय जाति जनगणना कराए। यूपीए 2 सरकार ने वास्तव में इस जनगणना के कार्य को पूरा कर लिया था, लेकिन इसके नतीजे मोदी सरकार ने जारी नहीं किए। सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करने और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी जनगणना जरूरी हो गई है। बिहार में जाति आधारित गणना के नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी केंद्र सरकार में ओबीसी वर्ग के मिले नेतृत्व में कमी पर सवाल उठाया है। राहुल ने लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े आना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। उधर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो जाति आधारित गणना के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई तो निश्चित रूप से जाति आधारित गणना कराएंगे। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि जाति गणना पूरे देश में होनी चाहिए। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े आने के बाद कई राजनीतिक दल देश भर में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग उठा रहे हैं। इनमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोमवार को रायबरेली में कहा कि जातीय जनगणना समय की मांग है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है। संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।